नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। दूसरे दलों की अपेक्षा बीजेपी बड़े स्तर पर अपनी रणनीति के तहत नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संबंध को मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी 70 दिनों में 11 बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी, जो 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों को इसकी जिम्मेदारी दी है। सभी को अलग अलग मोर्चे का प्रभार भी दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस देश में 4 जातियां हैं, जिनके विकास के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, जिनमें गरीब, महिलाएं, किसान और युवा शामिल हैं। इसी को लेकर पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले 70 दिनों में इन 4 तबकों के लिए बीजेपी 11 बड़े पैमानों पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी, जो 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की नेता विजय रहाटकर और देश के दक्षिणी हिस्से से विनीति श्रीनिवासन 1.25 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूहों से संपर्क करेंगी और उन्हें बीजेपी की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताएंगी। इन महिला स्वयं सहायता समूहों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका वोट पार्टी को मिले, जबकि गरीब तबका, एससी और ओबीसी को साधने के लिए तरुण चुग और विनोद तावड़े को प्रभार दिया गया है। युवा मोर्चे का प्रभार सुनील बंसल को दिया गया है और संजय बेदी किसान मोर्चे के प्रभारी बनाए गए हैं। एसटी मोर्चे की कमान राधा मोहन दास अग्रवाल को सौंपी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा की देखरेख दुष्यंत गौतम करेंगे और स्वनिधि योजना का कार्यभार अरविंद मेनन संभालेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की लहर और रोमांच से उसे 50% से ज्यादा वोट शेयर और 400 पार सीटों का टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर आरएसएस, बीजेपी और इनसे जुड़े तमाम संगठन देश भर में कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी कैडर ऐसे लोगों की पहचान करेगा जो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि ऐसे लोगों की अयोध्या पहुंचने में मदद की जा सके। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को निरस्त करना और समान नागरिक संहिता को लागू करना बीजेपी और उसके मूल भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक लक्ष्य रहे हैं। माना जा रहा है कि राम मंदिर कार्यक्रम से हिंदी बेल्ट में बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बीजेपी को अपने कुल वोटों और वोट शेयर में जोड़कर अपने पारंपरिक मतदाताओं के बीच समर्थन मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर बीजेपी हिंदू समुदाय के आधे वोट पाने में कामयाब हो जाती है, तो ये नेशनल लेवल पर 40% वोट शेयर में बदल जाता है, क्योंकि हिंदू कुल आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। 1952 के बाद से क्षेत्रीय दलों की तरफ से कुल मिलाकर औसतन 49% वोट शेयर हासिल करने वाले मल्टी पार्टी सिस्टम में 40% वोट शेयर का मतलब है कि बीजेपी कभी भी कोई चुनाव नहीं हारेगी। राम मंदिर उद्घाटन के कारण उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में बीजेपी को अधिक वोट और सीटें मिलने की संभावना है। अकेले इसी राज्य से लोकसभा में 80 सांसद आते हैं। 2019 में यहां बीजेपी की 9 सीटें घटकर 62 रह गई थीं। हालांकि पार्टी अब इन खोई हुई सीटों को वापस पा सकती है। राम मंदिर प्रभाव से पार्टी को 2019 में हिंदी पट्टी में जीती गई ज्यादातर सीटें बरकरार रखने में मदद मिलेगी, जिससे दूसरे राज्यों में होने वाले नुकसान को बेअसर किया जा सकेगा। ये भी माना जा रहा है कि धर्मपरायणता और उत्सव के माहौल के बीच तटस्थ मतदाताओं पर भी सकारात्मक असर से
इनकार नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी को अपने कई तटस्थ मतदाताओं को बनाए रखने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बीजेपी 400 पार का नारा पहले ही दे चुकी है कि 400 पार सीटें जीतने का उसका लक्ष्य है और इसी को लेकर 11 खास कार्यक्रमों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। 70 दिनों में ये एक व्यापक अभियान चलाकर 4 जातियों को टारगेट करने का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में उसे जीत हासिल करवा सकता है, हैट्रिक लगवा सकता है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा देती हूं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी शाही बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका कार्यक्रम में। आशीष कुमार मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है आशीष जी। राम प्रकाश पांडे टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और साथ ही साथ राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी। शुरुआत कार्यक्रम की अश्विनी शाही जी मैं आपके साथ करूंगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है और इसी को लेकर जिस तरह से एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, 11 खास कार्यक्रमों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। 70 दिन तक कार्यक्रम को चलाया जाएगा और 4 जातियों को टारगेट करने का जो आपने एक पूरा तैयार किया है एक्शन प्लान, उसको लेकर क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में आप जीत की तरफ अग्रसर हैं? देखिए वक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चलती है और हम उसी पर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा स्पष्ट रूप से, गरीब, युवा, महिलाएं, ये हमारी जातियां हैं। विपक्ष के लोग जातीय जनगणना में अभी फंसे हुए हैं, घोटालों में फंसे हुए हैं, लेकिन हम लोग इस देश के जनता के लिए लोक कल्याण की नीतियां बनाने में लगे हुए हैं और लेकर आ रहे हैं, जो सामने दिख भी रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नारे को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रही है, सबको हम साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी लोग आ जाते हैं। 4 जातियां जो हमारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्णित, ये सभी आ जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। और इसमें ना हम हिंदू करते हैं ना मुसलमान करते हैं। अश्विनी शाही जी, ऐसा क्या लग रहा है आपको कि इस कार्यक्रम के जरिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं? क्या आप जमीनी स्तर तक जनता से इतना जुड़ाव कर लेना चाहते हैं कि 2024 में जनता न चाहकर भी वोट करे भारतीय जनता पार्टी को? इस कार्यक्रम में ऐसा क्या है जो जनता को पसंद आएगा? इस कार्यक्रम में यह है कि हिंदुस्तान की आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी की जो लोक कल्याण की नीतियां हैं, जन कल्याण की नीतियां हैं, वो आम जनता तक, एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। अंतिम व्यक्ति जो है वहां तक हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने बूथ अध्यक्षों के द्वारा, अपने पन्ना प्रमुखों के द्वारा हम पहुंचाने की काम करेंगे। और उनको हम ये बताकर उनको ये कहेंगे कि देश में देखिए ये आपके हित में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें आपको क्या फायदा मिला। जिसका एक उदाहरण देता हूँ। अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और एक जो है उज्ज्वला योजना के यहाँ वाले व्यक्ति के यहाँ पहुंच गए। उस परिवार के यहाँ बैठकर उन्होंने चाय पिया, उन्होंने एक एक चीज पूछा, आपको क्या लाभ मिला। उन्होंने 4 योजनाओं का लाभ गिनाया। बाकी योजनाएं जो नहीं मिली थी, चलिए माननीय प्रधानमंत्री जी गए उनके यहाँ तो उनको जल्दी से मिल गई। तो यही योजनाएं हम पता करेंगे कि कितनी योजनाएं किस परिवार को मिली हैं। हो सकता है किसी को 4 मिली हो, किसी को 5 मिली हो, किसी को 2 मिली हो। जो बाकी योजनाएं हैं उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां तक उनको मिलने का हम काम करेंगे, जिससे 140 करोड़ जनता के बीच में हम अपनी लोकप्रिय योजनाओं को लेकर उनके सामने रहकर ये कह सकें भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए ये किया है और आप भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है सर। आशीष जी, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस कदम के साथ आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है इस बार हैट्रिक लगा पाएगी? इसका प्रमाण तो जगत प्रसाद नड्डा जी ने, वक्ता जी, हिमाचल में दे दिया था, जहां से वो आते हैं। ठीक है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किया होता तो निश्चित तौर पर राम के नाम के सहारे वोटों की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आज भी सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के काम
लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से ये कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के सहारे व्यक्ति के आखिरी छोर में जाकर उनके घर तक पहुंचकर दहशत का निर्माण करना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। आप वक्ता जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप खुद से समझिए, अगर जनता को लाभ मिला होता प्रधानमंत्री के कार्यों द्वारा या फिर सरकार के कार्यों द्वारा, तो जनता तो खुद ही जानती थी कि भैया ये सरकार ने हमारे लिए इतना काम किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी गए, जाने के बाद अब वो जैसे उन्होंने बताया, गरीब के पास जाएंगे तो गरीब उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा बताइए कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया कि 80 करोड़ लोगों को चुनाव के समय चना, दाल, शक्कर, आटा सब कुछ दिया गया और जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ वापस से वो सब छीन लिया गया। मोटा चावल, मोटा गेहूं के सहारे 80 करोड़ लोगों को निर्भर रहना पड़ गया। युवा पूछेंगे, अग्निवीर जैसी योजना को लाकर जो हम देश की सेवा करना चाहते थे और रोजगार पाकर अपने घर परिवार को चलाना चाहते थे, आपने क्यों हमारा सर कलम करने का काम किया। युवा पूछेंगे, आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, तो आपने क्यों नहीं दिया। किसान पूछेंगे, एमएसपी की आप आय दुगनी करने आए थे, हमारी लागत की जगह पे जो हमारी लग रही उसकी जगह पे हमारी कमाई 2 गुनी 4 गुनी होनी थी, 2 गुने के तो आपने वादा ही किया था। फसल बीमा योजना के तहत जब हमारा नुकसान हुआ तो वो नुकसान के अंदर 1-1 रुपए का चेक बांटकर आपने हमारा पनिश क्यों किया। तो और गरीब ये पूछेंगे, हम गरीब और क्यों होते गए और अमीर क्यों होते गए। तो ये सब चीजों को लेके प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। और मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो इन्हें हिम्मत बता रहे हैं, यही मजबूरी है कि अगर इन्होंने 10 वर्षों में जनता के प्रति ईमानदारी से काम किया होता तो आज इन्हें इतने तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी एक सादा उदाहरण है, एक प्राइम मिनिस्टर जी का रेलवे स्टेशन पे स्टैच्यू लगाया हुआ था, सेल्फी पॉइंट, उसकी जानकारी सिर्फ रेलवे के अधिकारी ने आईटीआई के माध्यम से दे दिया, उसकी छुट्टी कर दी गई। ठीक है, तो ये सब चीजें ना इसलिए कहता हूँ, आज इनके पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से और ईडी सीबीआई के प्रकोप से धन बन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और राम मंदिर के नाम पर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कहाँ बात, ये कभी ये इनके मुंह से आपने कहते हुए सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे अश्विन भाई हैं, उनसे सिर्फ इतना ही पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक और कितने सांसदों ने अपने वेतन से 1 रुपया निकाल के वहाँ पे दिया है। ठीक है आशीष जी, आपने देश की जनता से चंदा लेकर परेशानी पे और उन्हें परेशान करने का काम किया। ठीक है, उसका क्रेडिट खुद लेने जा रहे हैं। ठीक है आशीष जी, ठीक है। अश्विनी जी से मैं ये सवाल करूंगी। राम प्रकाश जी, लगातार देखिए चर्चा हो रही है, आप सुन भी रहे हैं कि क्या कुछ अभी अश्विनी जी ने और आशीष जी ने कहा, लेकिन लगातार इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि हैट्रिक लगाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कदम बढ़ा रही है। अपने कामों के बल पर, जो भी काम 10 साल के अगर गिनाए जाएं तो उन कामों के बल पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो पाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी बता रहे थे कि हमारी 4 जातियां हैं, तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उस महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसका जवाब उसके परिवार वाले को क्या देंगे। वो भी एक महिला है, वो भी एक जाति वेबिनार है। तो इस तरह से और 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए बोले थे, वो 2 करोड़ नौकरियां का पूछेंगे, उसकी जगह अग्निवीर लिया है। तो जनता, और महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है, तो जनता तो वो पूछेगी। आप केवल शब्दों की तरह से बोले जाते हैं और बोलेंगे तो हैट्रिक का संभावना नहीं है। ठीक है राम प्रकाश जी। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी भी हैं। राजनीतिक तौर पर राजलक्ष्मी जी, आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, 400 पार जाने की बात कर रही है, क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से वो रणनीति बनाकर लगातार आगे बढ़ रही है, लगता है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी? सही दिशा में जा रही है भारतीय जनता पार्टी? जी नमस्ते वक्ता जी। जी नमस्ते। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। और ये जो 400 पार की बात हो रही है, ये 400 की संख्या कैसे प्राप्त होगी वो पता नहीं, लेकिन हैट्रिक तो जरूर होगा ऐसा नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि देखिए ये जो अलायंस वगैरह बन रही है ना, तो उसमें ऐसा है
कि ये हर एक प्रदेश में ऐसा नहीं है कि ये अगर दो पार्टियां ये मिलकर, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक और एक मतलब दो हो जाएंगे। इसका ये है कि देखिए, जैसे अभी आप एक उदाहरण देखेंगे तो फिर वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल में सबसे पहले अलायंस होगी कि नहीं होगी इंडिया अलायंस की, ये हमको नहीं पता। हाँ। और अगर होगी भी तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस या टीएमसी उनके बीच में बहुत ज्यादा। आशीष जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर, बीच में मत टोकिए, मैं आपके पास आऊंगी ना लौट के। राजनीतिक विश्लेषक रह के इंडिया क्या होता है? इंडिया कहिए ना मैम, आप तो किसी राजनीतिक दल से भी नहीं है, फिर आपको इंडिया से नफरत क्यों हो रही है? इंडिया कहिए, में कोई ऐतराज ठीक है, बोलिए नहीं। उसमें अलायंस ये शब्द दो बार कैसे आ सकता है? तो इसीलिए मैंने इंडिया अलायंस कहा। आप ही बताइए, इंडिया अलायंस बराबर है या नहीं है? आप बताइए ना, उसका पूरा उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है वो बताइए ना। समूह बनाया है, ऐसा कहिए, मैं आपको सब दे दूंगा। ठीक है, दूसरा तीसरा जो भी समूह है, जो आपका जो अलायंस है, मैं वो ठीक है, आपको इंडिया अलायंस नाम ठीक नहीं लग रहा तो मैं आपको दूसरा समूह बताती हूँ, ठीक है। ऑपोजिशन का जो अलायंस है ना वक्ता जी, उसमें ऐसा है कि देखिए, जो जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का जो डायरेक्ट टक्कर है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो अभी पिछले महीने में जो 3 राज्यों में जो संख्या दिखी आपको, तो उसमें बहुत ही कठिन नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में भाजपा से सीटें वापस लेना। वहाँ पर ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बारी करीब 400 से थोड़ा सा अधिक सीटों में उन्होंने अपना कैंडिडेट लगाया था, और बाकी के जो थे उनके अलायंस पार्टनर थे, और उतनी ही संख्या कांग्रेस ने भी लगाई थी। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की संख्या जो मतलब उनको जो मिला वो थे 52 सीट, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो था वो था 303। ठीक है, तो मतलब उनका स्ट्राइक रेट जो था उसमें बहुत ही अंतर था। और अभी भी मुझे नहीं नजर आ रहा है कि वो हिंदी हार्टलैंड, और खास तौर पे जहाँ पर डायरेक्ट टक्कर है वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा कुछ मतलब उनका कुछ बहुत बड़ा बढ़त हुआ है। वहीं पर जहाँ पर रीजनल पार्टीज जहाँ पर हैं, जहाँ पर वो स्ट्रेंथ में है, वो इसीलिए तो नहीं चाहते कि वो वहाँ पर कांग्रेस वहाँ पर दोबारा आए, क्योंकि देखिए अभी टीएमसी जो जिन्होंने अभी पिछले 2-3 दिन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जहाँ पर वो शायद ये भी कह रहे हैं कि मतलब एक दूसरे को ये भी कह रहे हैं कि हमको एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो उनमें वो क्लैरिटी नहीं है, वो सीट शेयरिंग में बहुत मुश्किल होने वाली है, और इसका फायदा इनडायरेक्टली भाजपा को ही होना है। और ये और एक 2-3 राज्य हैं जहाँ पर ये अलायंस होना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पर अगर आप देखें कि दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, केरला में देखिए, यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं वो बिल्कुल भी वो उनके सीट दूसरों को नहीं देना चाहते, तो फिर यहाँ पर फिर से उनको तकलीफ है। तो उनको वो जो सीट की जो बल्क है वो कहाँ से मिलेंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये एक उनके सामने ये सवाल है कि जो कुछ अलायंस पार्टनर जो छोड़ के गए हैं उनकी वजह से ये संभावना है कि उनको पिछले बार से ज्यादा इस बार और भी थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स लगाने पड़ेंगे। और वही कांग्रेस का ये है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार उनको कम कैंडिडेट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीट दूसरे पार्टी को देने वाले हैं। लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि आपको इन सारे कार्यक्रमों की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो योजनाएं थी, जो काम थे, वो जनता तक पहुंचे ही नहीं। अब आप जनता को डरा धमका कर, झूठ फरेब करके इस तरह धमकाना चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में जनता इतनी डर जाए कि आपको वोट कर दे, ऐसा है? वक्ता जी, लगता है हमारे कांग्रेस के मित्र ने हमारी बात पूरी सुना नहीं, और इन लोगों को डराने धमकाने की आवश्यकता तो इन लोगों को है। जो हमारे राम प्रकाश भाई जी अभी डरा धमका रहे हैं, ईडी को मार रहे हैं, चुनाव के बाद किस तरीके से घर को जलाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वो ये डराने धमकाने का काम इंडी अलायंस करती है। और राजलक्ष्मी जी ने सच कहा, इंडी का मतलब इंडिया का जो ए है वो अलायंस ही है। पूरा नाम शायद आशीष जी को भी नहीं पता होगा क्या है,
मगर वो इंडी अलायंस ही कहा जाएगा। तो खैर उस पर चर्चा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी योजनाएं जो गई हैं, योजनाएं अगर मैं गिनाने लगूं अभी आपको तो ये पूरा आपका शो का समय खत्म हो जाएगा। उसमें किसी को 10 योजनाएं मिली हैं, किसी को 5 योजनाएं मिली हैं, रेहड़ी पट्टी वालों से लेकर आयुष्मान योजना है, घर की योजना है, शौचालय की योजना है, मुद्रा लोन है। ये इतनी योजनाएं हम लोगों की सरकार में चलाई गई हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो उसके लायक है उसको कितनी योजनाओं का लाभ मिला है। किसी को पूरा मिला है, किसी को, जैसे अब मैंने उदाहरण दिया, वही हमारे भाई लोग सुन नहीं पाए कि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, वहां पर उनको 4 योजनाओं का लाभ मिला था। आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला था। बाद में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी गए, मुद्रा का भी उनको लाभ, वो महिला एक फूल बेचने का काम करती है नया घाट पर, उनको मुद्रा योजना, रेहड़ी पटरी वाले में एक योजना है, 10,000 रुपए पहले दिया जाता है, अगर समय से चुका देता है तो फिर 20,000 दिया जाता है, फिर अगर 20,000 चुकाता है तो 50,000 दिया जाता है। तो इन योजना से आच्छादित किया गया। तो इसी तरीके से कहां तक कितनी योजनाएं हमारी पहुंची हैं, ये हम करेंगे। डराने धमकाने का काम इनको 3 प्रदेश की जनता ने किया, इन लोगों ने, और इन लोगों को बाहर कर दिया। 2 बार से लोकसभा में विपक्ष के नेता लायक स्थिति नहीं छोड़ रही है जनता। उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर आ चुके हैं। तो ये लोग डराने धमकाने की बात ये लोग करें, हम लोग अपने मुद्दों को लेकर, अपनी रणनीतियों को लेकर, अपने योजनाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जानते हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो हैट्रिक बनाने में माननीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे ऐसा, जिन्होंने बड़े गर्व से कहा है कि हमको यहाँ के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और हम तीसरी बार भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो 1 लाइन और 30 सेकंड और दीजिए हमको, जो हमने अपने एजेंडे में रखा, जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा, उसमें सबसे ज्यादा योजनाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, चाहे जो है 370 का नारा हो, जितनी भी चीजें हैं हमने पूरा करने का काम किया। बाकी लोगों ने कौन कौन सी योजना लॉन्च किए, भ्रष्टाचार योजना पर ये लोग सफल हैं और आज भी ये लोग जिंदा हैं। ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। आपने कहा झूठ फरेब करके जनता को डराकर ये इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं कि इन्होंने काम किया क्या है। लेकिन अगर इसी बात को लेकर ठीक है देख भी लिया जाए कि तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएगी, जिस तरह से आपने महागठबंधन किया है, तो सर क्या आपके गठबंधन में इतनी एकता दिखाई दे रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के रथ को, मोदी के रथ को रोक पाए? वक्ता जी, चुनाव कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए सर, ये तो क्यों नहीं कराना चाहिए? लग रहा है आपको? लगता है आपको? ये किसका मैनिफेस्टो था? ये किसका मैनिफेस्टो था 2 करोड़ रोजगार के वादे का? अरे माफ कीजिए, वो तो अमित शाह जी ने कह दिया था, चुनावी जुमला था वो। ठीक, नहीं, इस पर जवाब दे दूंगा मैं, वक्ता जी समय दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप पहले जवाब दे दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। देखिए आशीष भाई, हम लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं। 5 साल का ईपीएफओ का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 5.5 करोड़ नए खाते खुले हैं ईपीएफओ। और हमारे पहले आप ही के दल के नेता कहते थे और अर्थशास्त्री कहते थे कि एक अगर संगठित क्षेत्र में नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, तो 4 लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से सृजित होते हैं। तो 5.5 करोड़ में अगर 4 की गुणा कर दीजिएगा तो 20 करोड़ आपको मिल चुका है रोजगार। ये ईपीएफओ के आंकड़े जो है हमने नहीं बनाए हैं, ना अधीर रंजन चौधरी जी ने बनाए हैं, ना राहुल गांधी जी ने बनाया, ना माननीय मोदी जी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। ये जब खाते खुले हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। जी आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खाते खुलने तो मजबूरी थी, ठीक है। आप जाके देखिएगा, प्रति व्यक्ति एक मिनट सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति आए, भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है? दीजिए जवाब। 72,000 रुपए आपकी सरकार में छोड़कर गए थे, 1,75,000 आज भी है। अब देख लीजिए क्या है। वक्ता जी ये सही कह रहे हैं, एकदम सत्य बता रहे हैं। 72,000 आप छोड़कर गए थे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं। सुनिए, 2014 में गैस के सिलेंडर का दाम कितना था? मैं 1400, नॉन सब्सिडी का 1451 रुपया, नॉन सब्सिडी का 1451 रुपया। हम सब्सिडी दिया करते थे 430 रुपया। आप एक एक सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ ना। सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, 430 रुपए में हम देते थे, आप 1250। नॉन सब्सिडी की बात करिए ना, आज नॉन सब्सिडी कितने का है? सुनिए ना, आज सबसे बड़ा झूठ मैं आपको बताऊं,
देश में पहला ऐसा राज्य था जिसका नाम था राजस्थान, जहाँ पे मैंने आशीष भाई, मैंने नॉन सब्सिडी पूछा, जो आपने पूछा वही मैंने पूछा। सुनिए ना सर, सुन लीजिए ना सर, पूरा सुन लीजिए। पॉइंटेड जवाब दिया मैंने। हाँ, पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ और पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। जल्दी जवाब दीजिए आशीष जी, मुझे टीएमसी के पास भी जाना है सर, आप जल्दी जवाब दीजिए मुझे। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू होने के बाद भी ये देखिए चिरंजीवी योजना, उसमें आपने क्या क्या किया जरा बता दीजिए। अब चिरंजीवी योजना पर ही बता दीजिए। सुनिए आशीष भाई, योजना किसको दिया? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जो दिया जा रहा है, वो भी एक नंबर पे 7 लाख रजिस्ट्रेशन। और कुछ तो रह गया। आशीष जी, आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर? खुल के बताइए और एक लाइन में मुझे बताइए आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर। मैंने देखिए सर, आंकड़े सबको पता है, सब जानते हैं किसने क्या कुछ किया। आप एक लाइन में मुझे जवाब दें। राजलक्ष्मी जी अपना वक्ता जी सुन लीजिए। हाँ। राजलक्ष्मी जी भी विश्लेषक के रूप में उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने एक बात बता दीजिए, महंगाई पे बोला, बेरोजगारी पे बोला, महिला तो सर अब आप ये तय करेंगे कि कौन किस पर बोलेगा? सर आप भी तो कह रहे हैं ना अपनी बात। सर ये वजह से आपको कह रहा हूँ, इन लोगों को करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में इसलिए फूकने पड़ रहे हैं और घर घर जाने की इस समय नौबत आई है। जबरन आप किसी के यहाँ पे, अभी देखिए ईडी सीबीआई पुलिस आपके पास है ही है, पैसे का तो कोई दिक्कत है नहीं, पैसा तो आपके पास अपार रखा हुआ है। आप किसी के घर पे झंडे लगाइए, एक माहौल बनाइए, एक माहौल आपको क्रिएट करना है। और पब्लिक अब जा रही है ना, लोग पूछेंगे। और सब मैं तो बोल रहा हूँ, दूर दूर जाने का छोड़ दीजिए, पन्ना प्रमुख पकड़ने का छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि इतने वो विकास पुरुष और ताकतवर रहने के बावजूद उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके ही संसदीय क्षेत्र में महिलाओं का बलात्कार, ठीक है सर, ठीक है, कैसे हुआ? ठीक है। हमारे साथ राम प्रकाश जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी दावा कर रही है कि इस बार टीएमसी में अगर कोई चुनौती दे सकता है ममता बनर्जी को तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सर्वे सामने आया, 54% आबादी ने ये कहा कि हाँ, अगर चुनौती के नाम पर ममता बनर्जी को कोई चुनौती दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। क्या इस बार किला भेद लिया जाएगा बंगाल का? राम प्रकाश जी। बिल्कुल जी, वो इस तरह से ओंकार 2021 के विधानसभा में भरे थे और वहां से लेके आके थे, अपने जितने भी उनके बड़े से बड़े नेतृत्व थे उसको लेके गए थे और हार के आ गए थे। और दूसरी बात है, मेरे अश्विनी भाई जी से मैंने उन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जो महिला के साथ हुआ उसके बारे में पूछा था कि वो कौन सी परियोजना थी जो उनके साथ, उसका क्या जवाब देंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है अश्विनी जी। जब जनता के पास हम भी जाएंगे विरोधी होके, राम प्रकाश जी तो हम जवाब ये परियोजना ये भी उनके बताएंगे कि ये उन्नति की गई है। ठीक है अश्विनी जी। राम प्रकाश भाई जवाब ले लीजिए। आज फर्क साफ है वक्ता जी। हाँ, घृणित अपराध किया उन लोगों ने, चाहे जो भी हो, वो अरेस्ट किए गए हैं, न्याय संगत कार्यवाही उनके ऊपर होगी। मगर इसी उत्तर प्रदेश में बलात्कार होने के बाद, आशीष भाई सुन लीजिए, बलात्कार होने के बाद माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। एक बार माननीय आजम खान जी पूर्व मंत्री ने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। राजस्थान के एक मंत्री धारीवाल जी, जहां कांग्रेस की सरकार थी, राम प्रकाश जी ध्यान से सुनिएगा, 35,000 बलात्कार होने के बाद कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होंगे। वहां की दिव्या मंदेरणा जी कहती हैं कि हम जो है सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति है और फर्क साफ है कि उत्तर प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर भाजपा शासित है, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको न्याय संगत तरीके से उसको सजा दी जाती है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार 2024 में हैट्रिक की बात की जाए या फिर दोबारा से तीसरी बार सरकार बनाने की बात की जाए? क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दलों का कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि वोट बैंक बढ़ाना था और राम मंदिर को मुद्दा बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसा है? जी, मुझे लगता है कि ये राम मंदिर का जो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, राम मंदिर तो हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व वाली विषय है, हमारे सबके लिए वो ऐसा एक विषय है जो
मतलब हमारे पूर्व की पीढ़ियां 500 सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे, तो हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी इशू है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस विषय के कारण कुछ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है सीटों में। तो ये ऐसा है कि जो लोग इतने वर्षों से जो एक मन बनाए रखे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, वही लोग इस बार भी देंगे। हो सकता है कुछ और थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इस बात का असर पड़ेगा कि ये महिलाएं और युवा, और खास करके अभी अगर आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये सभी जगहों पर अगर आपने देखा तो सबसे बड़ा फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि खास करके जो आदिवासी महिलाएं थी और उनके वजह से उन्होंने बहुत भर के जो वोट दी, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, खास करके छत्तीसगढ़ में। अगर आप याद करेंगे तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से। तो ये जो स्थिति में बदलाव हुआ तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो जो फोकस था वो उन्होंने पूरी तरीके से वो महिलाओं के जो विषय में या फिर आदिवासियों के विषय में जो उन्होंने जो भी चीजें वहां पर जो भी कैंपेनिंग के वक्त भी जो भी चीजें याद दिलाई या जो भी अनाउंस किया या जो भी नए स्कीम्स लेके आए, तो वो सारे विषयों की वजह से महिलाएं खास करके भाजपा के साथ हैं। हाँ। तो अगर आप सोचेंगे तो अगर करीब 50%, पूरी 50 मैं नहीं बोलूंगी, 49% अगर महिलाओं का जो वोटर्स का संख्या अगर आप आशीष जी क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? उसमें से अगर बहुत बड़ी संख्या भाजपा के साथ जाती है तो किसको फायदा पड़ेगा? तो ये जो है इस पर फोकस किया हुआ है। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके बोलने के बीच में मैं ऐसा सब करने लगूं तो फिर आपको अच्छा लगेगा? आप कृपा करके थोड़ा सा अनुशासन रखिए और आप कृपा करके थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ी देर बाद आप। ठीक है आशीष जी, पूरी कर लेने दीजिए बात राजलक्ष्मी जी को, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी राजलक्ष्मी जी। तो ये डेवलपमेंट और विमेन्स इश्यूज, ये सारी जो चीजें हैं उनका भी उतना ही असर पड़ेगा जितना कि राम मंदिर का। तो केवल राम मंदिर बनने की वजह से भाजपा जीत जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को ये जो हिंदुत्व या हिंदी भाषी जो है खास करके ये इनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए बार बार ये अटैक किया जा रहा है। ये खास करके ये जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है राम मंदिर का, तब से तो और भी ये हिंदी भाषी के विरुद्ध या फिर हिंदुत्व के विरुद्ध बार बार अटैक किए जा रहे हैं ये गठबंधन वाले। तो फिर ये सबका बुरा असर पड़ेगा और इसका इनडायरेक्टली फायदा होगा भाजपा को। तो मैं आपको तभी वही कह रही थी कि भाजपा का जो एक वोटर बेस है वो उनके साथ में ही रहेगा। तो ये जो गठबंधन है वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसके वजह से ये वोटर बेस उनसे अलग हो जाए या उनको ये उसका कुछ फायदा मिले उनके तरफ से। ठीक है राजलक्ष्मी जी, ठीक है जी। आशीष जी बताइए क्या दिखा रहे थे आप? मैं दिखा रहा था आज के नवभारत टाइम्स में छपा है, कोविड के 87 राज्य में, महाराष्ट्र की बता रहा हूँ, नए मरीज मिले हैं जिनमें से 2 की मौत हुई है। लाखों की संख्या में भक्तों को वहां पे बुलाया जा रहा है। तो मैं एक ही चीज चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस चीज की पुख्ता तैयारी पहले से कर ले, कहीं ये भी नमस्ते ट्रम्प न बन जाए और देश को वापस से एक बार लॉकडाउन की और घर की चपेट में न धकेल दिया जाए, वरना वही गंगा है उत्तर प्रदेश की जो लाशों से बिछ गई। आशीष जी एक बार सुनिए, आपने सुना अश्विनी शाही जी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी, उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है उनकी सरकार के द्वारा। धारा 370 की बात कही गई थी, उसे पूरा किया गया। 3 तलाक की बात उन्होंने अभी कही, उसे भी पूरा करने का काम किया गया। तो ऐसी और कौन से कार्य काम होने चाहिए जिससे कि विपक्ष को ये लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है? सर आप उसे रोकने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आशीष जी? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जब महिला छात्रा से बलात्कार होता है तो हम उस नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में बैरिकेड तोड़ के घुसने का काम करते हैं ताकि वो नरेंद्र मोदी जी जाग सके। ठीक है।
जब महंगाई बढ़ती है तब हम सड़कों पे उतरने का काम करते हैं, लोगों को राहत दिलाने के लिए इनको घुटने पे आना पड़ता है। जब किसानों को लूटने के लिए 3 काले कानून लेके आए जाते हैं तो हम सड़कों पे समर्थन करके किसानों के साथ खड़े होते हैं, उनके हर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, लंगर लगा के उनका पेट भरने का काम करते हैं, और जब ये कील और कांटे बिछाते हैं तब हम उस पर लेकर लहू बहाने का काम करते हैं। सर क्या है ये सारे काम करने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे हैट्रिक लगाने से? सुनिए ना, हम रोक ही नहीं पाएंगे। आप देखते रहिएगा, नरेंद्र मोदी जी की भी जमानत जब्त करा के दिखाएंगे। एक बार कैसे सर, कैसे, ये तो समझाइए सर। मैं तब से, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, लेकिन आपने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया सर। सुनिए ना, हम जनता के बीच जाएंगे तो यही कहेंगे कि 59 रुपए का डॉलर 85 रुपया कैसे पहुँचा। हाँ। देश पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 205 लाख करोड़ कैसे पहुँचा। 80 करोड़ लोग आज सरकारी अनाज पर निर्भर कैसे हुए। 30 रुपए में जो पेट्रोल मिलने वाले थे वो पेट्रोल की कीमतें 120 पार कैसे हुई। डीजल की कीमतें जो थी वो कैसे आगे 90 के पार पहुंचे। छात्रों को आज जाके घर में पूछिएगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी फीस कितनी थी, आज कितनी है। ठीक है, ये अच्छी बात है, आप इन मुद्दों को उठाएंगे। ठीक है आशीष जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उतरेंगे मैदान में और इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि जनता को भी इन मुद्दों को जानने की जरूरत है। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए, आशीष जी सुनिए तो, आप सर मेरा सवाल नहीं सुनते हैं। लाइट टूट जाती है। एक चीज और, लाइट टूटने के लिए मतलब यहाँ डिस्कशन करूँ मैं कि आपकी पूरी, सुनिए ना वक्ता जी, सॉरी सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी के, अरे सर आशीष जी देखिए, आप जो मैं सवाल करती हूँ उसका जवाब नहीं देते हैं सर, ये बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बोलिए, आप बोलिए। 45 मिनट निकल गए लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैं लगातार पूछ रही हूँ सर। सवाल पूछिए। मैं सर कह रही हूँ कि आप इन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे, बहुत अच्छी बात है, जनता को पता होना चाहिए कि इन चीजों के लिए आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सर क्या ये मुद्दे उठाने के बाद आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप रोक पाएंगे? जिस तरह से आपके महागठबंधन में बिखराव दिख रहा है, ममता बनर्जी अपनी कहती हैं, आम आदमी पार्टी अपनी बात कहता है, कैसे कर पाएंगे? अखिलेश जी कहते हैं आइए यूपी में देख लेंगे आपको। हमारा गठबंधन इतने शांति प्रिय ढंग से होगा कि आप लोग भी शॉक में रह जाएंगे, और जब नतीजे आएंगे सर शॉक्ड में ही है कि भारतीय जनता पार्टी इतना आगे निकलती जा रही है और आपके गठबंधन के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर वो आप निकाल रहे हैं, आप लोग सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र में बलात्कार हो रहा है। कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है, पूरे परिवार को खत्म कर देता है। आप ये नहीं कहेंगे। नहीं सर, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करती हूँ आप उस जवाब देते नहीं है सर। आप उसका, आप तमाम तरीके के मुद्दों को उठाकर सामने लेकर आते हैं। अब आप ये तय करेंगे कि राजलक्ष्मी जी क्या बोलेंगी, मैं किस तरीके से बात करूंगी। सर आप लोग हैट्रिक लगवा दे रहे हो, आप लोग हमारे लगाने से हैट्रिक लगती सर? हम हैट्रिक क्या, हम तो सब कुछ लगवा देते सर। अगर हमारे कहने से ही हैट्रिक लग रही होती। आप अगर सेंचुरी भी करवा दोगी वक्ता जी तो भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसी तरीके से मुखरता से ताल ठोककर नहीं सर। देखिए आशीष जी, नहीं ये आशीष जी ये मुद्दे से भटककर जवाब देने का कोई तरीका नहीं है सर। आपको मुद्दे पे रहकर बातचीत करनी चाहिए। आपको जो जवाब देना चाहिए वो आपने जवाब नहीं दिया। हैट्रिक लग गई है, कैसे रोकोगे आप? अरे मैं आपको सीधा बता दिया, हम घर घर जाएंगे। सबसे पहले हमारे जनता का रक्षा करने का काम है। जनता को अगर ये लोग त्रस्त करेंगे तो वहाँ पे हम आपको निडरता से इनके सामने लड़ते हुए नजर आएंगे। अश्विनी जी कहिए। जी क्या कहना चाहते हैं आप सर? वक्ता जी देखिए, मैं कहता हूं कि भगवंत मान जी ने कहा था ना कि सबसे छोटा जोक होगा एक थी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी और उत्तर क्या देश में 56 सालों तक सरकार में रहे ये लोग। 17 में इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया। टिकट बांटने का जब मौका आया वक्ता जी, इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, समाजवादी पार्टी को अपने लोगों को देना पड़ा और ये प्रमुखता से अखबारों में और आप लोगों के द्वारा चलाया गया था कि उनके लोग कांग्रेस के जो है सिंबल पर चुनाव लड़े और कितनी सीटें मिली ये सबने देखा। 2019 में किस तरीके से जो है इन लोगों ने एक गठजोड़ किया, नहीं किया। 2% वोट पर 7% वोट पर आ गए, 22 में 2% वोट पर ये लोग आ गए। तो अब बीच में जाकर अब ये लोग क्या करेंगे जनता के बीच में? 3-4 बातें प्रमुखता से आशीष जी ने उठाया, मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो डॉलर की बात की,
इन लोगों ने 46 रुपए का डॉलर इन लोगों को माननीय अटल जी की सरकार देकर गई थी 2004 में। इन लोगों ने 60 रुपए का हम लोगों को दिया था, आज 83 रुपए है। देश का आप परसेंटेज जो है घटा बढ़ा लीजिएगा, जो भी होगा। ऑल टाइम महंगाई नरसिम्हा राव जी की सरकार में ऑल टाइम महंगाई 13% थी, आज जो है महंगाई 4% लगभग 5% से नीचे है। ऑल टाइम महंगाई 13% नरसिम्हा राव जी की सरकार में थी। सोना गिरवी किसके सरकार में रखा गया था? आज फॉरेक्स रिजर्व हमारा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती जाती है, वो अपने आंकड़े बताते हैं, आप अपने आंकड़े बनाते हैं। राजलक्ष्मी जी कहिए, क्या कह रही थी आप? जी, मैं एक दो चीजें बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो बात हो रही है ना यहाँ पर, ये जो डेट है, ठीक है, ये जो कर्जे की बात कर रहे हैं, ये कर्जा कहाँ से आता है? ये सभी राज्यों का जो अलग अलग राज्यों का जो कर्ज है वो उसका भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। आपको पता है ये सबसे जो टॉप 10 जो राज्य हैं वो कौन से हैं? मैं आपको बता दूं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये टॉप 10 में आता है। तो ये इनमें से आप मुझे बताइए कि इनमें से भाजपा शासित राज्य कौन से हैं? तो ये देखिए, ये जब भाजपा पे ये जब आरोप लगाते हैं तो इन्होंने ये भी देखना चाहिए कि इनके शासित राज्यों में इन्होंने क्या किया है। ये जो पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि इनके शासित राज्यों में इन्होंने पेट्रोल डीजल का क्या दाम लगाया है, क्या कितना टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सब जो है, ये मतलब ये इसको भटकाने से, ये ऐसे सब मतलब तोड़ मरोड़ने से ये सब डेटा वगैरह ये ऐसा नहीं चलने वाला है। देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स दिया है या उनके हिसाब से अगर आप आज देखेंगे तो भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला इकोनॉमी है। और आज अगर श्रीलंका अपने इकोनॉमी जो क्रैश हो गई थी उनकी, अगर उसमें से अगर वो बाहर निकल पाया है तो उन्होंने सबसे बड़ा श्रेय भारत को दिया है कि भारत ने उनको निकाला है इसमें से। तो अगर भारत ये एक ऐसा राष्ट्र है जो दूसरे राष्ट्र को बाहर निकाल पा रहा है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में से, तो आप सोचिए कि हम कितने मजबूत हैं आज। आज हमारी जो स्थिति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो क्या है वो आप देखिए। तो ये इन सारे विषयों का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, राम प्रकाश जी आपको क्या लग रहा है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? भक्ता जी, हम तो ये बोलना चाहिए 2019 में 18 सांसद हमारे पश्चिम बंगाल से गए थे, जिसे अब 16 हैं। तो 16 सांसदों ने पश्चिम बंगाल में क्या काम किया है? 0/0। अपनी संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता वो और बढ़ा के देगी इसको? पश्चिम केवल जीत के जाए पार्लियामेंट में और दूसरे राज्यों का काम करे, हमारे पश्चिम बंगाल में काम ना हो। हमारे पास तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है सर, ठीक है। और ये असली की घटना मैं बता रहा हूँ, क्या नीतीश प्रमाणिक ने क्या कुछ बिहार में किया, जॉन बर्ला ने अलीपुर में क्या किया, देवोदरी ने बालूघाट में क्या, सुकांत मजूमदार में क्या किया है, दक्षिण दिनाजपुर में, सारे गिना दूंगा एक एक। क्या किया है सर? पश्चिम बंगाल में आप किला भेदने की बात करते हैं। नहीं, अश्विनी जी देखिए, वक्ता जी ज्यादा उसकी हमको हाइपरबोलिक कुछ नहीं बोलना है। हम 3 थे, 77 हो गए, जनता ने कुछ देखा होगा। कांग्रेस 44 की 0 हो गई, जनता ने कुछ देखा होगा। अब जो हमारे वहाँ पर माननीय सांसद लोग हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ की जनता देखेगी। और चुनाव आ रहा है, चुनाव में हमारी जो सीटें आएंगी, आज मजबूर हो गई है ममता जी वहाँ पर चुनावी गठबंधन करने के लिए। किसके भय से? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से वो मजबूर है। सीपीआई सीपीएम तो पार्टी भी होगा, आप उससे हम कर लेंगे गठबंधन। एक एक करके जो जन विरोधी काम कर रहे हैं भाजपा, उनको हटाने के लिए। ठीक है राम प्रकाश जी बोलिए। आशीष जी, पश्चिम बंगाल में एक के डर से 40 लोगों के पैर पकड़ने पड़ गए कि भैया आ जाओ, कम से कम कुछ तो इज्जत बचा लो, कुछ लोगों की जमानत बच जाए। और ये 2 और 3 के आंकड़े दे रहे हैं ना, तो धन्य मनाइए वो कांग्रेस पार्टी थी जिसका बड़ा दिल था कि जीते हुए प्रत्याशी को बैठा के आपके प्रत्याशी को सदन में देने का और पहुंचाने का काम किया। वरना आप लोग ना शून्य ही थे, शून्य ही होते और शून्य ही हो जाओगे।
और आप लोगों को 40 लोगों का जो पैर छूना पड़ रहा है ना, वो इंडिया का भय है। आप लोगों को भय तो तभी भी था जब आप लोग ने तिरंगे से नफरत किया था, झंडा तक लहरा नहीं देते कभी। आइए जनता के बीच, हम चाहते हैं ना, हम मुद्दे की बात करेंगे, हम मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। और आप लोग जो कर रहे हो ना, आप देखते चलिएगा। मैं आपको ना लिखित तौर पे दिखाऊंगा, मैं ITI के माध्यम से जवाब मांगूंगा। एक बार एक काम मंदिर का काम संपूर्ण हो जाने दीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने पैसे सिर्फ आयोजन में, हाय हेलो हाय, ठीक है राजलक्ष्मी जी, खर्चे किए। ठीक है राजलक्ष्मी जी। जी देखिए, ये अभी तिरंगे की बात कर रहे हैं ना, तो ये घर घर तिरंगा जो अभियान चला था, उसके अंतर्गत तो आप अगर देखेंगे तो वो राज्य में जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते थे, आशीष जी, आशीष जी, ये ऐसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो उदाहरण दे रहे हैं, ये सभी गलत उदाहरण दे रहे हैं। तो इन विषयों से आज कोई भी नहीं मरने वाला है। आपको कुछ अच्छा अलग से सोचना पड़ेगा। देखिए, आपने कर्नाटका में आपने जीत हासिल की, लेकिन उसके थोड़े ही दिनों बाद आपके जो मुख्यमंत्री है वो आकर कहते हैं कि हमने इलेक्शन के टाइम पे हम लोग कुछ कह देते हैं कभी कभी इलेक्शन रैली के टाइम पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पूरा करेंगे। तो और उनके जो उप मुख्यमंत्री है वो तो सामने आकर कहते हैं कि हमको डेवलपमेंट जो काम है उसको थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको कुछ गारंटीज हमको आज पूरे करने हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि इनके पास न एक्चुअली कोई स्ट्रैटेजी है अपने गठबंधन के लिए, न ही इनके पास अपने कोई गारंटी के लिए अपना कोई बजट है ठीक से। तो ये उनको ये सारे विषयों पर ठीक से सोचना पड़ेगा, न कि कोई जो विश्लेषक है उन पर आकर आप चिल्लाएं कि आप तरफदारी करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ खामी है। तो ये आपको ठीक से अगर समझ के आप उस पर अगर काम करेंगे तो आपका भला होगा। आप देखिए कि अगर आपके नेता आगे आकर कहते हैं कि हमको TMC की कोई जरूरत नहीं है, अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि हमको TMC ठीक है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।